गाइस, रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, आपको एक आइडिया है, राइट? 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इस वॉर को। अब इस वॉर में कौन जीतेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है अभी आज की डेट में। बट इस वॉर के कारण पूरे दुनिया भर में बहुत तनाव हो रहा है, बहुत टेंशन्स हम लोग को जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और इसी बीच एक रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, जिसके बीच जो है वो बताया जा रहा है कि अमेरिका की हालत बहुत बुरी है। आज की डेट में अगर चाइना और अमेरिका के बीच में वॉर हो जाता है, तो अमेरिका डेफिनिटली हारेगी और हारने के पीछे की वजह जो है वो ये है कि इसके पास हथियार ही नहीं है। तो इस पूरी रिपोर्ट में हम लोग समझेंगे कि क्या ऐसा हुआ जिसके कारण से आज की डेट में अमेरिका के पास वेपन्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं है होंगी यानी कि आने वाले समय में। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो खुद को दुनिया की अकेली महाशक्ति मानने वाला अमेरिका, इनके रक्षा विशेषज्ञ जो हैं यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट्स जो इनके हैं, उनको पूरा भरोसा है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर भारी पड़ता है तो चाइना इसी बहाने ताइवान पर हमला कर देगा। और अमेरिका ने बार बार ताइवान को भरोसा दिलाया है कि देखो ताइवान, अगर चाइना आप पर हमला करेगा तो ये हमला आप पर नहीं हम पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने क्लियरली बोल के रखा है इंटरनेशनली कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो अमेरिका लड़ाई लड़ लेगा चाइना से। बट सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अगर चीन जो है उससे भिड़ता है अमेरिका आज की डेट में, तो अमेरिका के पास हथियार और गोला बारूद ही कम पड़ जाने हैं। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इतने वेपन्स, इतनी एम्यूनिशंस यानी कि गोला बारूद इतने ज्यादा यूक्रेन को दिए हैं कि अमेरिका का खुद का स्टॉक आज की डेट में खाली हो गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल बनाने वाली कंपनी रैथियन खुद मान रही है, यानी कि एक कंपनी है रैथियन, ये बेसिकली मिसाइल गोला बारूद बनाती है अमेरिका के अंदर। ये खुद बोल रही है कि आज की डेट में जिस तेजी से ये प्रोडक्शन कर रहे हैं और जिस तेजी से इनका भंडार खत्म होता जा रहा है, उस भंडार को भरने में 13 साल जो है वो लग जाएंगे। और इवन अमेरिका ने बहुत पैसा जो है वो खर्च किया है बेसिकली वेपन्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। बताया ये जा रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि मिसाइल और गोला बारूद का बजट 2022 के मुकाबले 2023 में 4 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ाया गया था और 2024 के लिए इस खर्च में फिर 4 बिलियन डॉलर ज्यादा जो है वो लगाया जाएगा। तो क्या हुआ ऐसा जिसके चलते हथियारों का संकट जो है वो पड़ गया अमेरिका के ऊपर, इस चीज को हम लोग समझेंगे और क्यों अमेरिका के लिए आज की डेट में चाइना से निपटना मुश्किल है। तो देखो यार, अमेरिका ने यूक्रेन को जो मदद करी है ना, वो 33 बिलियन यूएस डॉलर की अभी तक की मदद कर चुका है। मतलब 2.72 लाख करोड़ रुपीस की मदद कर चुका है। और इस मदद में सबसे ज्यादा इसने अपनी मिसाइल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह जो है वो भेजे हैं यूक्रेन में। एक इसकी स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल है, इसका इस्तेमाल काफी अलग अलग तरीके से किया जाता है, ये भी समझो। तो इस मिसाइल को जो है वो बेसिकली कंधे पर लॉन्चर लगाकर इस मिसाइल का भी जो है वो उपयोग किया जा सकता है, या फिर किसी गाड़ी पर माउंट करके इस मिसाइल को जो है वो छोड़ा जा सकता है, या फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर पर भी इस मिसाइल को लगाकर अटैक किया जा सकता है। फिर एक SM-6 हम लोग को देखने को मिलती है। ये SM-6 जो है, ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने में इस SM-6 मिसाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये मिसाइल भी अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। इसके अलावा अमेरिका ने बड़ी संख्या में आर्टिलरी शेल्स जो है वो दिया। आर्टिलरी शेल्स यानी कि तोप होती है एक प्रकार की, राइट? तो ये तोप के गोले हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा वॉर के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसको टैंक में लगाकर या बेसिकली खुद ही, मतलब जो होता है ना कि एक ह्यूमन अपने कंधे पर माउंट करके भी जो है वो छोड़, कंधे तो नहीं, बेसिकली ग्राउंड पर जो है वो रखकर छोड़ सकता है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो इसकी देखने को मिलती है। और आज अगर जंग होती है तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी अमेरिका की SM-6 मिसाइल, ये बताया जा रहा है। क्यों खत्म होगी? क्योंकि इस मिसाइल का मोटर बनाने वाली, यानी कि रॉकेट मोटर बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी बची है। एक्चुअली में 2 कंपनियां थी। एक कंपनी का नाम तो मैंने आपको रैथियन बताया, जो अभी काम कर रही है, और एक और कंपनी थी एरोजेट रॉकेटाइन। तो ये कंपनी में अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही आग लगी थी, और जिसके कारण इसका प्रोडक्शन जो है वो बंद हो गया। तो अब अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी वेपन्स को बना रही है, राइट? और इस कंपनी ने खुद ये बोला है कि कंपनी का जो रिजर्व है, स्टॉक है, उसको भरने में 13 साल लग जाएंगे, यानी कि स्टिंगर मिसाइल के स्टॉक को भरने में 13 साल लगेंगे और जेवलिन मिसाइल के स्टॉक को भरने में 5 साल लग जाएंगे। तो क्या हुआ, ऐसी क्यों हालत हो गई अमेरिका की, ये चीज समझो, ये समझना जरूरी है। तो अमेरिका ने क्या किया, सिस्टम्स पर काम किया। सिस्टम मतलब कि जिससे मिसाइल छोड़ी जाती, जस्ट लाइक की बंदूक। ये मानो कि अमेरिका ने बंदूक बनाई, बट गोलियां नहीं बनाई। बंदूक पर खर्चा किया पर गोलियों पर खर्चा नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी जेब में बंदूक है और उस पर गोलियां ही नहीं है तो कोई काम का ही नहीं है वो।
तो इसने बहुत बड़े महंगे सिस्टम्स पर बहुत ज्यादा निवेश किया। पिछले कई सालों में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी डिफेंस से रिलेटेड, उसमें इसने बहुत पैसा खर्च किया। फाइटर जेट्स पर खर्चा किया, बॉम्बर प्लेन्स पर खर्चा किया, ड्रोन्स पर खर्चा किया, बट इसने खर्चा नहीं किया बुलेट्स पे, इसने खर्चा नहीं किया मिसाइल बनाने पे, इसने खर्चा नहीं किया एम्यूनिशन पे, गोला बारूद पे। तो ये एक बड़ी दिक्कत इसकी हो गई। इसने जो है बताया जाता है कि गोला बारूद पर कटौती कर दी, मिसाइल और एम्यूनिशन पर खर्च में कटौती कर दी। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, और भी काफी सारे देश हैं। यूरोप में अमेरिका का एक फ्रेंड है पोलैंड, इसने भी F-35 फाइटर जेट जो है वो खरीदने की तैयारी कर ली, बट इसने मना कर दिया, बोलते कि उसकी मैं मिसाइल नहीं खरीदूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है। तो अगर जंग हो तो पोलैंड के पास F-35 फाइटर जेट्स तो होंगे, पर उसमें लगने वाली मिसाइल जो है वो एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगी। सोचो अब आप, ये तो स्थिति है। और समस्या की जड़ की अगर हम बात करें तो कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी को बंद कर दिया। उसको लगा कि यार अब तो यूएसएसआर से लड़ाई जो है वो हमारी खत्म हो चुकी है, अब तो कुछ होना नहीं है, अब कोई हमें कैसे हरा पाएगा। तो ये बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस उसका, तो उसने डिफेंस प्रोडक्शन अपना बंद कर दिया और बेसिकली सिस्टम पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया रेदर देन एम्यूनेशन, गोला बारूद। तो आज अमेरिका को ये चीज समझ में आ रही है और इस पर अब अमेरिका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। बट इवन आज की डेट में करेंटली अगर वॉर होता है तो अमेरिका हारेगा, क्योंकि उसके पास वेपन्स ही नहीं होंगे लड़ने के लिए, या मैंने कि गोला बारूद ही नहीं होगा लड़ने के लिए। राइट, तो ये एक अच्छी रिपोर्ट एक हम लोग को देखने को मिली। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। राइट गाइस, जब भी सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है तो सरकार कहां से वो पैसे निकालती है और क्या प्रोसीजर होता है पैसे निकालने का, तो इस चीज को हम लोग इस आर्टिकल में समझने वाले हैं। ये जो आर्टिकल है इसका टाइटल है अनुदान की मांग, यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के बारे में हम लोग समझेंगे और किस प्रकार से ये डिमांड जो है वो प्रिपेयर की जाती है उसको हम लोग समझेंगे, और किस प्रकार से ये डिमांड जो है वो प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट के अंदर उसको हम लोग समझेंगे। फिर कुछ आर्टिकल 117, 274, 115, 116 इसके बारे में समझेंगे। अलग अलग प्रकार के ग्रांट्स होते हैं, जैसे कि एडिशनल ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स, राइट, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, तो इनको हम लोग समझेंगे। राइट, और वोट ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या होता है उसको हम लोग जो है वो समझेंगे। फिर टोकन ग्रांट हम लोग को देखने को मिलता है, ये चीज जो है वो हम लोग समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होगी। बट उससे पहले ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में क्यों देखने को मिला, तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूवल जो है वो मांगा है पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए, यानी कि सरकार को जो है वो 2022 और 2023 में 2.7 लाख करोड़ रुपीस की एक्स्ट्रा आवश्यकता है। तो उसके लिए ये सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो लाई गई है। तो सप्लीमेंट्री डिमांड एक प्रकार का ग्रांट का टाइप है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ये चीज जब आपके समझ में आएगी कि सरकार ने 2.7 लाख करोड़ रुपीस जो है वो किस चीज के लिए जो है वो मांगे हैं, ये तब समझ में आएगी जब आपको ग्रांट्स के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें आर्टिकल 113 की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 113 जो है वो ये कहता है कि कोई भी प्रपोजल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि एक हमारा फंड है हमारी कंट्री के अंदर, जो पैसा जो जाता है सरकार के पास, जो भी पैसा जमा होता है टैक्सेस के माध्यम से या जो भी रेवेन्यू सरकार जो है वो कलेक्ट करती है अपनी पीएसयू में प्रॉफिट करके या जिस भी तरीके से, तो वो पूरा पैसा एक पर्टिकुलर कोष में जाता है। इसको इस तरीके से समझो कि सरकार का पूरा पैसा जो है वो एक जगह आकर इकट्ठा होता है, जिस फंड का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हालांकि टोटल 3 फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा पब्लिक अकाउंट्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। तो अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग में ये समझो कि सरकार के पास एक तिजोरी है और उस तिजोरी से सरकार को पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 113 ये कहता है कि सरकार जो है वो क्या करती है, ये प्रपोजल जो है वो रखती है लोकसभा के सामने कि जब भी सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं कार्य करने के लिए, तो उसको जो है वो लोकसभा के अंदर जो है वो एक बिल लाना पड़ता है और उसी के माध्यम से ये पैसे निकाले जाते हैं अगर बिल पास होता है तो। अच्छा, इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी पैसा निकाला जाएगा वो बिल पास होगा तभी निकाला जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके के बिल अगर डिफीट हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं, तो सरकार गिर जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को देखने को मिलता है कि हाउस के अंदर मेजोरिटी जो है वो सरकार की है और सरकार के ही सदस्य, यानी कि जो मेजोरिटी में है, अगर वो ही बिल को पास नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी में दैट मींस बिल पास नहीं हो रहा, दैट मींस कि कहीं ना कहीं इशू चल रहा है, तो सरकार के अंदर दिक्कतें चल रही हैं।
तो ऐसा जब देखा जाता है कि अरे यार इस प्रकार का फाइनेंस बिल या मनी बिल पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है, ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो हमने अभी तक जो है वो क्या समझा कि एक तिजोरी है, उससे सरकार को पैसा निकालना पड़ता है, तो उसके लिए उसको बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लाना पड़ेगा और बिल के माध्यम से ही ये पैसा निकाला जाएगा। तो अभी तक ये चीज समझोगी, और ये चीज आर्टिकल 113 में लिखी हुई है। और हर एक मिनिस्ट्री जो है वो डिमांड प्रिपेयर करती है। देखो हर एक मिनिस्ट्री के अलग अलग काम होते हैं, राइट। तो हर एक मिनिस्ट्री जो है उसका काम क्या होता है, अलग अलग पर्पस की अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो बनती है। हेल्थ से रिलेटेड अलग मिनिस्ट्री है, राइट। फाइनेंस से रिलेटेड अलग मिनिस्ट्री है, रोड बनाने के लिए अलग मिनिस्ट्री है, राइट। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इनको जिस भी चीज के लिए पैसे चाहिए होता है कार्य करने के लिए, तो ये एक डिमांड अपनी सामने रखते हैं। तो हर एक मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है डिमांड कि अगले साल जो है वो उनको कितना पैसा जो है वो लगेगा अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी स्कीम्स के लिए। बट आपको बता दें कि जो बड़ी मिनिस्ट्री जो होती है, तो वो एक से ज्यादा भी जो है वो डिमांड रख सकती है, राइट। डिमांड फॉर ग्रांट्स एक से ज्यादा भी जो है वो रख सकती है। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। अब डिमांड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि दो दो प्रकार की डिमांड होती है, मतलब एक चार्ज और दूसरा वोटेड। तो डिमांड जो होती है वो चार्ज और वोटेड दोनों पर होती है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, देखो एक कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सरकार को देना ही है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर सरकार ने लोन लिया, अपने आप को समझो, अपने आप को सरकार की तरह देखो कि भाई आप जो है वो कंट्री रन कर रहे हो। और जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आपने अगर लोन लिया है तो ईएमआई तो आपको चुकानी पड़ेगी, वो तो आपकी एक लाइबिलिटी है ही, है कि नहीं। तो वो तो कंफर्म है कि वो खर्चा तो होगा ही होगा। तो वो खर्चा होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। तो एक तो डिमांड होती है चार्ज एक्सपेंडिचर की, जिसको पास किया जाता है, जिस पर कोई वोटिंग नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इसको तो देना ही है। और दूसरा जो होता है वोटेड एक्सपेंडिचर, मतलब इसको वोटिंग के लिए रखा जाता है, राइट। कि हाउस के अंदर इस पर वोटिंग होगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक घर में हो, आप अपने घर में हो और आपको अपने बैंक की ईएमआई चुकानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए आपको घर परिवार में बात करने की जरूरत नहीं, आपको ईएमआई चुकानी ही है, वो आपकी लायबिलिटी है। बट अगर आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है तो आप घर में बात करोगे सबसे, यार मैं सोच रहा हूँ यार एक कार खरीद लूं, ये इतने लाख की आ रही है, डिस्कस करोगे आप घर में, फिर घर वाले एग्री होंगे, चलो ठीक है ले लो, तब आप ले लोगे, है ना। तो ऐसे ही हाउस के अंदर भी होता है कि भाई देखो एक चार्ज एक्सपेंडिचर है, मतलब कि सरकार को ये कंफर्म है कि ये पैसा देना है क्योंकि ये उसके ऊपर लाइबिलिटी है, उसका लोन है, वो उसको चुकाना है। और दूसरा जो है, जैसे सरकार को एक्टिविटीज करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या जो कुछ भी करना है, उस पर वोटिंग होती है, उस पर सबकी सहमति जो है वो ली जाती है कि हाँ भाई इस पर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो ये सही है। बात समझ में आई यहां तक? अब सुनो, तो ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, अब जो वोटेड एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही होता है, राइट। मतलब कि अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े मतलब एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब भाई डे टू डे सैलरी वगैरह के खर्चे देना है, ये करना है, वो करना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब किस प्रकार से चीजें प्रिपेयर होती है, तो पहले तो ये क्या करते हैं, पहले ही बता देते हैं कि भाई ये हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर है और ये वोटेड एक्सपेंडिचर है। मतलब कि एक एक कॉलम ऐसा है कि जिसमें आप वो लायबिलिटी है आपकी, जिसमें सरकार को पैसा देना ही देना है। और दूसरा कॉलम ऐसा है कि जिसमें सरकार जो भी खर्चे करेगी तो उस पर वो कोई नई चीज बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है या कोई नई स्कीम लेकर आ रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो भी। तो वो एक पहले ही बना देते हैं, पहले ही अलग अलग कर देते हैं कि भाई देखो ये हमारी लायबिलिटी है तो हमें चुकाना ही, इस पर वोटिंग नहीं होगी, और दूसरा इस पर हम वोटिंग कर सकते हैं, राइट। और इसमें भी वो क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये वाला जो खर्चा होगा वो नए एसेट को बनाने के लिए होगा, और ये वाला जो खर्चा होगा वो भैया सैलरी वगैरह और अपनी मतलब मेंटेनेंस के लिए होगा, राइट। तो ये पहले ही बता देते हैं, क्लियर कर दिया जाता है। तो पहले फेज में हमने क्या देखा कि लोकसभा के अंदर बिल जब लाया जाता है तो उसमें पूरी चीज क्लियर लिखी रहती है। अब किस प्रकार से ये पूरी चीज प्रेजेंट होती है, तो आर्टिकल 113 के बारे में आपने पढ़ा कि आर्टिकल 113 में हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी डिमांड जो रखी जाती है पैसे निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको हाउस में रखा जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, और पहले से ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली जाती है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना जो है वो इस प्रकार का बिल जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने से रिलेटेड नहीं रखा जाएगा, पहले ही उनसे परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही जो है वो रखा जाएगा। बात समझ में आई? अब सुनो, आर्टिकल 117 और आर्टिकल 274 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कहते हैं, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंड करते हैं, राइट, मनी बिल से रिलेटेड या फाइनेंस बिल से रिलेटेड। और इसमें यूनियन बजट भी जो होता है ना, जब भी सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो पहले ही प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लिया जाता है कि भाई इस दिन हम लोग बजट जो है वो प्रस्तुत करने वाले हैं, राइट। तो प्रेसिडेंशियल अप्रूवल की आवश्यकता होती है इस प्रकार के मामलों को रखने के लिए हाउस में।
और आर्टिकल 115 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि सप्लीमेंट्री, एडिशनल या फिर एक्सेस ग्रांट्स क्या होता है। आर्टिकल 116 के अंदर जो है वो मेंशन्ड है वोट ऑन अकाउंट्स के बारे में, वोट ऑफ क्रेडिट के बारे में और एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में। तो ये सब क्या है तो मैं भी आपको समझाता हूं। तो देखो अलग अलग प्रकार के ग्रांट्स होते हैं। अभी तक तो आप समझ में गए, ये ग्रांट्स मतलब पैसे निकालने की बात की जा रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसका सरकार पैसों का उपयोग करेगी अलग अलग एरियाज में। अब टाइप्स ऑफ ग्रांट्स के बारे में बात करें तो एक होता है एडिशनल ग्रांट। नाम से समझ में आ रहा है एडिशनल ग्रांट, मतलब भाई अब सरकार को और पैसा चाहिए। जैसे सरकार ने एक स्कीम लेकर आई है और सरकार सोच रही है उस स्कीम पर हम कुछ और नई सर्विस देंगे, तो उसके लिए उन्हें और पैसा चाहिए, इसका मतलब एडिशनल ग्रांट। अब ये समझ में आ गया, एडिशनल ग्रांट मतलब सरकार को और पैसा चाहिए। सरकार के पास जो पैसा एलोकेट हुआ था, यानी कि उस मिनिस्ट्री के पास जो पैसा एलोकेट हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री को कहा गया कि 100 करोड़ रुपए आप इस फलाने स्कीम में लगाओगे, बट मिनिस्ट्री को लगा कि नहीं 100 नहीं 150 करोड़ रुपए लगेंगे क्योंकि हम ये सर्विस और देने वाले हैं, राइट। तो ये ऐसा जो ग्रांट होता है वो एडिशनल ग्रांट होता है। बात समझ में आई। अच्छा, अब दूसरा है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस मतलब ज्यादा पैसा, मतलब सरकार को 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए कर दिए, सरकार ने 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी टेंडर 150 करोड़ का दे दिया, मतलब 50 करोड़ रुपए एक्सेस। तो एक फाइनेंशियल ईयर में उनने और ज्यादा पैसे जो है वो खर्च कर दिए, तो वो होता है एक्सेस ग्रांट की भैया हमने खर्च कर दिया, अब क्या करें, अब तो पैसा चुकाना है, ठेकेदारों को पैसा देना है, हमें पैसा चाहिए क्योंकि इस सर्विस में हमारा ज्यादा पैसा लग गया। अच्छा, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर बिल्डिंग बननी है, राइट, या ब्रिज बनना है, राइट। तो सरकार ने जो पैसे सोचे थे वो उन्होंने एलोकेट करवा दी है, बट बाद में पता लगा अरे यार सीमेंट की प्राइस बढ़ गया, अरे गिट्टी की प्राइस बढ़ गई, अरे लेबर की प्राइस बढ़ गई। तो इनके प्राइस जब बढ़ जाते हैं, यानी कि जो इनने सोचा होता है उससे ज्यादा जब पैसा खर्च होने लगता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस ग्रांट की भैया हमारा इतना पैसा खर्च हो गया है। फिर उसकी वोटिंग जो है वो की जाती है। और मैं आपको बता दूं, जब भी डिमांड जो एक्सेस ग्रांट की जब रखी जाती है लोकसभा में वोटिंग के लिए सबमिट की जाती है, तो उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी जो पार्लियामेंट की वो अप्रूव करती है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी उस पर इन्वेस्टिगेट करती है कि कहीं घोटाला तो नहीं है। बात समझे। तो आपने दो चीज समझी, एक्सेस ग्रांट और एडिशनल ग्रांट। अब तीसरी चीज हम लोग को सप्लीमेंट्री ग्रांट देखने को मिलती है, जिससे रिलेटेड ये न्यूज थी। अब देखो एडिशनल और सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एडिशनल जो होता है वो नई सर्विस को ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने बोला कि बच्चों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अचानक से सरकार को लगा अरे नहीं यार एक काम करते हैं, लैपटॉप के साथ साथ हम बच्चों को जो है वो साइकिल भी दे देते हैं, राइट, कि जिससे कि बच्चे स्कूल तक भी आ सके। तो उनने क्या किया, अपनी सर्विस बढ़ा दी, तो वो एडिशनल में आ गया। अब सप्लीमेंट्री का मतलब हम लोग को देखने को मिलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर लग रहा है कि नहीं भाई ये पैसा इनसफिशिएंट है, पैसा कम है, हमें और पैसा चाहिए, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है। बात समझ में आ गई। तो एडिशनल सप्लीमेंट्री एक जैसे रहते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है एडिशनल में एक्स्ट्रा सर्विस। देखो आपने यहां पर पढ़ा भी होगा, एडिशनल ग्रांट में हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ न्यू सर्विस, कोई नई सर्विस पर जब पैसा खर्च किया जाता है तो वो एडिशनल ग्रांट, राइट। और सप्लीमेंट्री ग्रांट के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि इस चीज में जब पैसा एक करंट फाइनेंशियल ईयर में इनसफिशिएंट हो जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए या सर्विस जो उन्होंने बोली थी कि ये देंगे, बट उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं अब पैसा कम पड़ गया है, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी एक्सेस वाली बात आती है ना, तो उस पर मैंने आपको बताई दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी जांच करती है और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी जांच करते हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं भाई सरकार को 100 करोड़ एलोकेट कर दिए, सरकार ने तो टेंडर 150 करोड़ का दे दिया है, ये क्या कर रही है सरकार, तो उसकी जांच की जाती है कि भाई सही है कि नहीं है, राइट। फिर वोटिंग की जाती है। अब वोट ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करें, देखो कई बार ऐसा होता है कि सरकार के सामने चुनौती एकदम से आ जाती है, मतलब अचानक से सरकार को लग रहा है कि नहीं यार इंटरनेशनली स्थिति खराब चल रही है, हो सकता है कि इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई अचानक से बढ़ जाएगी या सप्लाई रुक जाएगी, तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो वोट ऑफ क्रेडिट पर वोटिंग दे दी जाती है, एक प्रकार का ब्लैंक चेक होता है। ब्लैंक चेक, वोट ऑफ क्रेडिट को ब्लैंक चेक कहा जाता है। बोला जाता है कि ये ब्लैंक चेक है कि सरकार जितना चाहे पैसा उससे निकाल ले। तो आने वाले समय में जो अनएक्सपेक्टेड डिमांड जो होती है उसको फुलफिल करने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट लाया जाता है। बात समझ में आई। अब एक होती है एक्सेप्शनल ग्रांट, ये स्पेशल पर्पस के लिए होती है, जिसके बारे में कहीं पर भी बजट में नहीं लिखा रहता, बट अचानक से नीड पड़ रही है कि नहीं भाई और पैसा जो है वो इसमें हमें कहीं और किसी और स्पेशल सर्विस पे देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि कहीं पर कोई डिजास्टर हो गया,
आपदा आ गई तो उसमें उनको पैसा देना है, तो वो पैसा कहां से निकालेंगे? एक्सेप्शनल ग्रांट पर वोटिंग डलवा के। समझ में आया? अब टोकन ग्रांट को समझना बहुत सिंपल इजी सी चीज है। इसमें कोई भी पैसा, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें कोई भी एडिशनल पैसा निकाला नहीं जाता। इस पर रीअप्रोप्रिएशन किया जाता है, मतलब कि एक स्कीम का पैसा हटाकर दूसरी स्कीम में डाल देना, तो इसको बोलते हैं टोकन ग्रांट। और इसमें बेसिकली टोकन 1 रुपए का होता है, यानी कि 1 रुपए का टोकन जो है वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो दैट मीन्स कि आप जो है वो एक स्कीम का पैसा जो है वो दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि एक जगह पर जहां पर आपने पैसा लगाया था वो कहीं और यूज कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं टोकन ग्रांट। तो ये ग्रांट कब किया दिया जाता है? जब कोई भी पैसा, राइट, यानी कि कोई भी आने वाले समय में खर्चा होने वाला है कुछ नई सर्विस में, तो उसको रीअप्रोप्रिएट करके, मतलब कि दूसरी स्कीम या दूसरी सर्विस से पैसा निकालकर जो है वो किसी और में डाल दिया जाता है। मतलब इसमें पैसा कहीं से भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाला जा रहा है, वो एक जगह से पैसा, एक सर्विस से पैसा निकाल के दूसरी सर्विस में डाला जा रहा है। तो अब वापस चलते हैं न्यूज पर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल मांगा है पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपीस 2022-2023 में, तो क्या है ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट? क्या इसमें कोई एडिशनल सर्विस की जो है वो बात हो रही है, या फिर किस चीज की बात हो रही है? तो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर एक्सप्लेन करके बताएंगे, राइट। तो ये थी पूरी न्यूज जिसमें हमने डिटेल में जो है वो अलग अलग प्रकार के ग्रांट्स के बारे में जो है वो समझा। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। गाइस, बात करेंगे एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में। तो अभी रिसेंटली जोधपुर का जो मिलिट्री स्टेशन है वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। आपको ध्यान में रखना है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ये आर्मी की एक्सरसाइज है। सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी मिलती हैं और ये साथ में मिलकर जो है वो वेरियस प्रैक्टिसेस कंडक्ट करती हैं, जैसे कि साथ में मिलकर एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को जो है वो देखती हैं, परखती हैं, सीखती हैं एक दूसरे से, और मिलकर फ्यूचर में जो मिशंस अगर ये साथ में करेंगे तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, तो इसके लिए जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। और अभी जो एक्सरसाइज हुई है ये इसका 13वां एडिशन था, और पहली बार जो है वो ये एक्सरसाइज 2005 में हुई थी। और अभी इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है, जिसमें 42nd बटालियन और आर्मर्ड ब्रिगेड इंडियन आर्मी का शामिल था, और सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट भी इसमें हम लोग को देखने को मिला था, राइट। गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं लैंडफिल फायर्स के टॉपिक को। जैसे कि आप देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पर जो है वो कचड़े का भंडार पड़ा रहता है। कई बार तो कचरा इतना ज्यादा भर जाता है कि पहाड़ बन जाता है, पूरा का पूरा कचड़े का माउंटेन बन जाता है। तो हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि गर्मी आ रही है और गर्मी के कारण बताया जा रहा है कि कचरे में जो है वो आग लग रही है, और अभी ये आग का इंसिडेंस हम लोग को कोची में देखने को मिला है कि कोची में जो कचरा पड़ा हुआ था उसमें जो है वो अचानक से जो है वो आग लग गई, भारी भरकम आग लगी। तो क्यों इस प्रकार से कचड़े के ढेर में या भंडार में आग लग जाती है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसका 95% से ज्यादा वेस्ट जो है वो म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट कर लेती है। बट वेस्ट को कलेक्ट करना इज इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्ट की प्रोसेसिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बताया जाता है कि सिर्फ 30 से 40% मैक्सिमम वेस्ट की प्रोसेसिंग होती है, बाकी कचरा जो है वो करीब 65-70% कचरा, 60-70% कचरा ऐसा कैसे ही पड़ा रहता है। और इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हम लोग को 60% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल देखने को मिलता है, 25% ऑन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हम लोग को देखने को मिलता है, और 15% जो है वो इनर्ट मटेरियल है, जैसे कि कीचड़ हो गई, राइट, पत्थर हो गए, गिट्टी हो गई। तो ऐसे मटेरियल हम लोग को कचरे में देखने को मिलते हैं। और बताया ये जाता है कि जैसे ये खुले में जो कचरा पड़ा रहता है ना, तो इसमें लो क्वालिटी के प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो काफी हाई होती है। अचानक से उनमें जो है वो आग लग जाती है और बहुत देर तक जो है उसमें आग जो है वो जली रहती है। जैसे कि टायर जल जाते हैं, तो आपको पता है कि टायर जलता है तो लंबे समय तक जो है वो जलता ही रहता है कंटिन्यूअस, राइट। तो वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ऐसे कचरे में काफी सारी तमाम प्रकार की चीजें होती है, लो क्वालिटी के प्लास्टिक वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि आग आसानी से पकड़ भी लेते हैं और लंबे समय तक जो है ये आग को जो है वो चलाते रहते हैं। तो अभी गर्मी आ रही है, गर्मी के समय पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है, कचरा जो है, वो तेजी से जो है वो कंपोस्ट होने लगता है। उसका कंपोजिशन काफी तेजी से होता है, नहीं काफी तेजी से जो है वो सड़ने लगता है। अच्छा, डीकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा है, चलो ठीक है, कचरा जो है वो गर्मी के कारण जो है वो सड़ रहा है, बट इस कचरे से, इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो है वो मीथेन गैस रिलीज होती है। और मैं आपको बता दूं, मीथेन गैस जो है वो फ्लेमेबल भी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि टॉक्सिक तो होती है,
प्लस फ्लेमेबल भी है, इसके कारण विस्फोट होने के चांसेस भी होते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर होता है और इस प्रकार का जो फ्लेमेबल मटेरियल, मतलब आग लगने वाला मटेरियल जो कचरे में रहता है, तो उसके कारण आसानी से जो है वो कचरे के भंडार में, कचरे के ढेर में जो है वो आग लग जाती है। तो 2 प्रकार के लैंडफिल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो सरफेस यानी कि ऊपर ही ग्राउंड पर कचरा पड़ा हुआ है, और दूसरा ग्राउंड के नीचे। तो ऊपर ग्राउंड पे जो कचरा पड़ा हुआ है वो आप देखते ही हो, ठीक है, मतलब एक ज़मीन है, उसके ऊपर जो है वो कचरा जो है वो पड़ा हुआ है। बट आज की डेट में ये भी हो रहा है कि हम जो है वो गड्ढा खोदते हैं और उसके नीचे कचरा जो है वो भर देते हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको पता है कि एक तो देखो, ग्राउंड के ऊपर आग लग जाती है, ठीक है, टेम्परेचर तेज हुआ, आग लग गई, वो बात समझ में आ रही है। बट ग्राउंड के नीचे कैसे आग लग रही है? तो जब ग्राउंड के नीचे हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट जब बढ़ जाता है, और आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन के कारण ही आग लगती है। जैसे आपने बचपन में साइंस में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, लेबोरेटरी के अंदर या घर में किया होगा। मोमबत्ती लगाई होगी और मोमबत्ती के ऊपर कांच का ग्लास जो है वो रख दिया होगा, तो थोड़ी देर बाद मोमबत्ती जो है वो बंद बुझ जाती है ना? इसका मतलब क्या है कि आग जो है कब जलेगी? जब ऑक्सीजन होगा। तो जब ग्राउंड के नीचे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, उस समय पर और टेम्परेचर लेवल हाई होता है, तो उस समय पे ये आग जो है वो लग जाती है ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड फायर, राइट? और इसके बहुत ज्यादा रिस्क भी हम लोग को, हेल्थ से रिलेटेड रिस्क देखने को मिलते हैं। इससे जो धुआं निकलता है उसके कारण वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? काफी सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं जो ह्यूमन को, एनवायरमेंट को जो है वो डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। और क्लाइमेट चेंज के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ये सब जब कचरा जो है वो जलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेरियस ग्रीन हाउस गैस को एमिट करेगा, जिसके कारण से क्लाइमेट चेंज पर और बुरा प्रभाव जो है वो पड़ेगा, है ना? और फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो धुआं होगा वो अगर रोडों पे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीज थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करें, हम इफेक्टिव तरीके से जितने भी लैंडफिल है उसको मैनेज करें, प्रॉपर समय समय पर इंस्पेक्ट करें कि कहीं वहां पर मीथेन बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि मीथेन जो होता है वो एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, राइट? विस्फोट हो सकता है मीथेन के कारण। अगर मीथेन का लेवल जो है वो अगर बढ़ जाएगा, तो विस्फोट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट? और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो गैस जो हो रही है, यानी कि अंडरग्राउंड गैस वगैरह, या फिर ये कचरे के भंडार में जो इस प्रकार की गैस जो रिलीज हो रही है, इसको हम एनर्जी के तौर पर जो है वो यूज कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस गैस का उपयोग भी जो है वो किया जा सकता है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोग को लेने की जो है वो आवश्यकता है। हम लोग को बेसिकली एक सिस्टमैटिक वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम पर काम करना है। वेट वेस्ट अलग, ड्राई वेस्ट अलग करके उनको जो है वो ट्रीट करना है, राइट? तो ऐसी चीज अगर हम करेंगे प्रॉपर तरीके से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, राइट? फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि क्लीन इंडिया इनिशिएटिव के तहत सरकार ने वेरियस प्रयास भी किए थे कि जो ये बड़े बड़े कचरे के जो माउंटेन्स जो बन जाते हैं ना, तो उनको हम लोग को एक ग्रीन जोन बनाना था। तो उन्होंने क्या किया था, खुदाई करी, गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद के पूरे कचरे को जो है वो जमीन के नीचे जो है वो डाल दिया। तो ये क्लीन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये चीज हो रही है। फिर एक ग्लोबल लेवल पर जो है वो एक वो भी लिया है हमने, प्लेज लिया है, संकल्प लिया है कि 2020 लेवल से 30% कम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम कम करेंगे 2030 तक। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, राइट? और इंडिया ने हालांकि ये संकल्प नहीं लिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मीथेन एमिशन जो होता है वो मेनली फार्मिंग एक्टिविटीज के कारण होता है, राइट? खेती किसानी के कारण मीथेन रिलीज होता है, और कुछ 74% जो है वो फार्म एनिमल्स के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है रिलीज होता है, और पैडी फील्ड्स के थ्रू रिलीज होता है, और मात्र 15% ही इन लैंडफिल्स के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है कि मीथेन रिलीज होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि इंडिया से काफी सारे लोग जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर जो है वो जॉब कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि साल 2022 में 3,73,434 3,73,434 इंडियंस जो हैं वो 18 कंट्रीज में चले गए हैं। और इंडिया जो है गाइस वो मेजर एक्सपोर्टर है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स का। हमारी कंट्री से काफी सारे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है वो दूसरी कंट्रीज जाकर जॉब करते हैं, स्पेशली गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में, गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, और दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। अब क्या वजह है कि लोग जो है वो क्यों एमिग्रेट कर रहे हैं, क्यों दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं? तो लोगों को लगता है कि दूसरी कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है, राइट? और वहां पर माइग्रेशन पॉलिसी भी काफी इजी होती है, आसानी से लोग जो है वो दूसरी कंट्री जाकर जो है वो सेटल हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, राइट? इंडिया के अंदर बताया जाता है कि हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी में कमी है। इंडिया के अंदर इनकम जो है वो कम है, अगर हम बात करें हेल्थ, रिसर्च, आईटी सेक्टर में, और दूसरी कंट्रीज में अच्छा पे मिल जाता है लोगों को, राइट? और एक और चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर एक तो कहा यह भी जाता है कि फाइनेंशियल रिसर्च का सपोर्ट काफी कम है।
इंडिया के अंदर फाइनेंशियल रिसर्च जो होती है उस पर काफी कम खर्च किया जाता है। अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% जो है वो खर्च किया जाता है। ब्रिक्स कंट्री में ये सबसे कम बताया जा रहा है। अब इससे फायदा एक तो ये होगा कि लोग जब बाहर जाएंगे तो वहां से हमारी कंट्री में पैसे भेजेंगे, तो रेमिटेंस जो है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और 2021 और 2022 के पीरियड में इंडिया को जो है सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस मिला था 89,127 मिलियन यूएस डॉलर का। अब एक और चीज भी होती है ना कि अब देखो हमें पैसे तो मिल रहे हैं, चलो वो बात ठीक है, बट हमारी कंट्री में स्किल्ड लेबर्स जो है वो बाहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारी कंट्री के बेस्ट ब्रेन्स जो है वो दूसरी कंट्रीज पे जाकर काम कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के लिए, राइट? तो ये एक दिक्कत वाली भी कहानी है। हालांकि सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि इंस्पायर प्रोग्राम सरकार का है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये प्रोग्राम जो है वो अट्रैक्ट करता है कि जितने भी टैलेंटेड युवा जो है वो साइंस की पढ़ाई करें अर्ली स्टेज में। फिर इसके अलावा रामानुजन फेलोशिप भी हम लोग को देखने को मिलती है। जितने भी ब्रिलियंट इंडियन साइंटिस्ट हैं जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं उनको हम ऑफर करते हैं साइंटिफिक रिसर्च पोजीशन इंडिया के अंदर। फिर एक रामलिंगन स्वामी फेलोशिप प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है साइंटिस्ट को कि जो साइंटिस्ट इंडिया के अंदर वापस आना चाह रहे हैं और इंडिया के अंदर आकर काम करना चाह रहे हैं वो आ सके आसानी से। एक वैभव समिट भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट इसका फुल फॉर्म है। इसमें काफी सारे जो फॉरेन ओवरसीज इंडियन ओरिजिन अकेडमिशियंस हैं और इंडियंस हैं, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें, इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो लेकर आए काफी सारे चैलेंजेस से रिलेटेड। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था, एक आर्टिकल थे एमिग्रेशन से रिलेटेड जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। गाइस फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि सिलिकॉन वैली कहां पर है, किस जगह पर है सिलिकॉन वैली? तो अमेरिका में है सिलिकॉन वैली, और यहाँ का जो ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है इसको बंद कर दिया गया है, और इस बैंक के बंद होने के कारण बहुत नुकसान जो है वो फेस करना पड़ा काफी सारी कंपनीज को। काफी सारी कंपनीज का पैसा जो है वो फंस गया इस बैंक के बंद होने के कारण। तो इसी न्यूज को जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर कोई बैंक बंद हो जाता है तो कितना नुकसान जो है वो फेस करना पड़ता है आम जनता को। तो और इवन एक कंट्री के लिए भी बैंक का बंद होना काफी नुकसानदायक होता है। तो वो क्या पूरे पॉइंट्स है वो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है उसका बेसिकली गठन हुआ था 1983 में, और ये हाई ग्रोथ हाई रिस्क बिजनेस जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना, तो उनको हेल्प करती है, उनके साथ डील करती है। और सिलिकॉन वैली बैंक जो है, और आप जानते हैं अमेरिका की सिलिकॉन वैली आईटी हब जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बैंक है, बैंक का काम क्या है? बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराना। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है हाई एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स वगैरह को, राइट? जो कंपनी जो होती है लाइफ साइंस में हाई एंड टेक्नोलॉजी में काम करती है तो उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का दूसरा सबसे बड़ा कोलैप्स यूनाइटेड स्टेट्स की अभी तक की हिस्ट्री में हम लोग को देखने को मिला है। अच्छा, इंडिया में भी आपको पता है कि इंडिया के पास भी एक बहुत बड़ा आईटी हब हम लोग को देखने को मिलता है। हमारे यहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे यहाँ के बीपीओ जो हैं, राइट, जो दूसरी कंट्रीज के लिए जो है वो काम करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, बीपीओ, राइट। तो ये हम लोग काम करते हैं। हमारी यहाँ की आईटी कंपनी जो है वो अमेरिका की कंपनीज के लिए या दूसरी कंट्रीज की कंपनीज के लिए जो है वो काम करती है, तो आपको ऑलरेडी पता है। तो इवन हमारे यहाँ की जो स्टार्टअप्स वगैरह जो है, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेक्टर पर काम करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर का पर काम करते हैं, और हमारे भी काफी सारे यूनाइटेड स्टेट्स के क्लाइंट्स हैं। तो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, इंडिया के स्टार्टअप है, वो सिलिकॉन वैली बैंक में उन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया था और अकाउंट खुलवाकर पैसे वहां पर पार्क किए थे। अब क्यों सिलिकॉन वैली बैंक को ही चूज किया इंडियन स्टार्टअप ने? क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो नहीं मांगती है सोशल सिक्योरिटी नंबर या फिर इनकम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो बोलती है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है सोशल सिक्योरिटी नंबर की या इनकम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की, आप डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो हमारे लिए इजी था, हमारे स्टार्टअप्स के लिए, कि वहां पर मतलब उनकी मतलब ये प्रोविजन को देख कर कि हाँ भाई वहां पर ये आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह नहीं मांगा जा रहा है, तो हमारे स्टार्टअप ने बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया। और अब जो ये बैंक बंद हो गया है इसके कारण से लोगों का पैसा फंस गया है, और लोग इतनी बुरी तरह से जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं कि लोगों को अपना काम धंधा जो है वो कंटिन्यू करने के लिए अलग से लोन जो है वो लेना पड़ रहा है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इवन स्टॉक मार्केट भी जो है वो बुरी तरह से जो है वो गिरा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन में ही मात्र 465 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट जो है वो गिर गया है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट, ये बताया जा रहा है। और टेक कंपनीज को भी बुरी तरह से जो है वो नुकसान हुआ है, राइट। स्टार्टअप जो है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जिन लोगों का पैसा जो है वो इस बैंक के अंदर फंस गया है, उन लोग को अपना काम धंधा चलाने के लिए अलग से लोन लेना पड़ रहा है, राइट।
तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी अगर बैंक अगर फेल हो जाता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। और इकोनॉमी पर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता बल्कि उस कंट्री के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बैंक से हट जाता है। राइट। अब आप सोचो कि आपने अपने बैंक में पैसे रख रखे हैं और कल को आपके पास न्यूज आती है कि अरे वो बैंक बंद हो गया, तो आप तो घबरा जाओगे कि भाई मेरा पैसा कब निकलेगा, क्योंकि आपको अपना काम वाम देखना है, आपकी जरूरतें आपको पूरा करना है और आप बैंक के थ्रू अपनी जरूरतें पूरे करते हो। और आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया पूरा, कैश लोग कम ही रखते हैं, तो आप तो उलझ जाओगे, बुरी तरह से परेशान हो जाओगे। राइट। आपको कहीं और से व्यवस्था करनी पड़ेगी पैसे की, दोस्तों से, रिलेटिव से। राइट। फिर क्या होगा, फिर आगे चल के फिर आप क्या करोगे, बैंक में ज्यादा पैसे पार्क नहीं करोगे, बैंक पे ज्यादा पैसे रखोगे नहीं, जमा नहीं करवाओगे, अपने घर में रखोगे अपनी तिजोरी में। तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे नुकसान जो है वो ये होगा कि जब हम एज अ इंडियन सिटीजन या कोई भी किसी कंट्री का सिटीजन जब बैंक में पैसे रखता है तो उस कंट्री की बैंक जो होती है उस पैसे का इस्तेमाल करती है लोन देने के लिए। और जब वो लोन देती है तो काम धंधा शुरू होता है, दूसरे लोग काम करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब आप सोचो कि अगर बैंक में ये पैसा नहीं रखा रहेगा तो लोगों को लोन नहीं मिलेगा, लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो लोग अपना बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपरली जो है वो स्मूथली रन होना चाहिए, वरना बड़ी दिक्कतें आ जाती है। लोगों का एक बार कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम से चला गया ना, तो फिर लोग पैसा बैंक में जमा नहीं कराएंगे और उसके कारण से एक कंट्री की इकोनॉमिक कोलैप्स होगी, प्लस मुद्राफीसदी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। राइट। और ये भी हो सकता है कि दूसरे बैंक्स भी जो है वो फेल हो जाए, क्योंकि देखो जैसे इंडिया के अंदर एक अफवाह आई थी, बहुत पुरानी बात है, आईसीआईसीआई बैंक की। तो हुआ ये था कि एकदम से एक फेक न्यूज है वो भर कर आई कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बंद होने वाला है, जितने भी लोग हैं वो अपने पैसा निकाल लें उस बैंक से। तो लोगों ने तेजी से पैसा निकालना जो है वो शुरू किया, और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर हमारे जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं उन्होंने जानबूझकर आईसीआईसीआई की हर ब्रांचेस में पैसे रखवा दिए कैश में, कि जिससे कि लोग आए बोले कि लाओ भाई हमारा 25 लाख रुपए, बैंकर बोले लीजिए। फिर दूसरा ये नहीं, लाइन लग गई थी और सबको पैसा मिल रहा था, तो जैसे ही सबको पैसा मिला तो लोगों को समझ में आ गया कि नहीं भाई ये तो अखवा है, लोगों ने वापस अपने पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो ये बेसिकली वो पुराना पीरियड था जिस समय पर जब ये अफवाह आई थी, और इस अफवाह में अगर इस अफवाह पर हमारे रेगुलेटर काम नहीं करते हैं ना, फोकस नहीं करते, तो होता ये कि वो बैंक की भी 12 बज जाती, क्योंकि देखो बैंक के पास हम लोग को देखने को मिलता है कि एक लिमिटेड अमाउंट होता है, क्योंकि आप जब बैंक पर सेविंग मतलब अपनी डालते हो तो वो बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल करती है एज अ लोन के तौर पर, दूसरों को वो लोन देती है। फिर अगर एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि अगर एक बैंकर मना कर दे, बोल दे कि नहीं सर अभी तो पैसा नहीं है हमारे पास, तो और लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी, और ये मैसेज, ये अफवाह जो है उसको आग लग जाएगी, है ना, इस अफवाह को। तो हुआ यही था कि हमारे रेगुलेटर ने हर बैंक की ब्रांचेस पर कैश रखवा दिया था, इतना कि आन दो लोगों को, सबको मिलेगा, क्योंकि पता था कि एक टाइम पर लोगों को समझ में आ जाएगा कि अरे नहीं सबके पैसे निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को, राइट, पैसे निकालने में। तो ये चीज, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी यस बैंक का केस हुआ था, यस बैंक कोलैप्स हो गया था, तब हमारी सरकार सामने आई थी ना कि टेंशन मत लो भाई, जिन लोगों ने पैसा अपना जमा कराया है उन लोग को उनका पैसा पूरा वापस मिलेगा। सो दिस इज द केस। एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक में ये स्थिति हुई है, तो वहां पर अमेरिकन का कॉन्फिडेंस तो गिर गया है। राइट। तो ये चीज हमें देखने को रहा है। और देखो बैंक कितनी सारी सर्विस जो है वो कंडक्ट करता है, तो बैंक के होने के कारण जो है वो काफी सारी सर्विसेज जो है वो अफेक्ट हो जाती है। राइट। फिर सेम सर्विस के लिए आपको जब दूसरी बैंक के पास जाना पड़ता है, तो दूसरी बैंक हाई चार्जेस जो है वो आपसे जो है वो लेती है, तो कस्टमर जो है वो और बिचक जाता है बेचारा। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक जो शटडाउन हुआ उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ था, ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट फिर भी काफी सारी आईटी कंपनीज का पैसा जो है वो फंस गया है। और इंडिया के अंदर तो हालांकि हम कोई ऑप्शन नहीं देते हैं बल्क क्वांटिटी में विड्रॉ करने का, क्योंकि आपको पता ना जैसे एटीएम वगैरह में भी कितनी 25,000 लिमिट है मेरे ख्याल से पर डे की, एटीएम से पैसा निकालने की, तो एक लिमिट जो है वो उसमें दी हुई है कि आप इतनी लिमिट तक जो है वो पैसे ट्रांसफर वगैरह करवा सकते हो। राइट। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आप एकदम से जो है वो ट्रांसफर करवा दो, ये भी नहीं, मेरे ख्याल से एनईएफटी वगैरह भी 10 10 1 लाख तक का देता है शायद लिमिट, है ना, मेरे ख्याल से ऐसी कुछ है। राइट। तो एक बार इन सब चीजों की भी प्रैक्टिकल जानकारी भी आपको होनी चाहिए। राइट। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के बैंक अकाउंट्स होते हैं, हमारी कंट्री में भी हैं, हमारी कंट्री में भी सभी बड़ी कंपनी के बैंक अकाउंट है, ऐसा है कि नहीं है, बट हाँ हमारे यहाँ पर हम लोग सेविंग ज्यादा जो है वो करते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में करेंट अकाउंट ज्यादा है। राइट। अगर हम और बात करें इंडिया की,
तो इंडिया के अंदर हम किसी भी तरीके से डिपॉजिटर का जो पैसा है, यानी कि जो जिन लोगों ने पैसा बैंक में जमा कराया, उनको प्रोटेक्ट किसी भी हालत में हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बार लोगों का विश्वास अगर उठ गया ना बैंकिंग सेक्टर से, तो ऑब्वियस ही बात है कि इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और फिर जैसे ही हम लोग को देखने को मिलता है कि ऐसी स्थिति जो आती है, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक का जो इशू हम लोग को देखने को मिला था, राइट? तो उसके कारण स्टॉक मार्केट भी गिर गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीजों को भी देखना पड़ता है। अगर एक बैंक फेल होता है तो स्टॉक मार्केट भी जो है वो गिर जाता है पूरी तरह से। काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनका भी जो है वो काफी लॉस होता है, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता है। तो बहुत सारे इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो हम लोग के लिए वो बेसिकली एक लेसन था, और उस लेसन से जो है वो हमने सीखा था। और हमारी आरबीआई ने 2014 में DSIBS यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का फ्रेमवर्क हमने शुरू कर दिया। अब देखो नाम से हमारे डोमेस्टिक मतलब कि हमारी कंट्री की, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। इनको बोला जाता है टू बिग टू फेल, यानी कि ये बैंक इतनी बड़ी है, ये इतने सारे लोगों का बैंक अकाउंट संभालती है कि अगर ये फेल हो गई तो दिक्कत हो सकती है। टू बिग टू फेल मतलब इतनी बड़ी है कि ये फेल हम इसको होने नहीं देंगे, राइट? तो इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्लानिंग जो है वो की जाती है कि ये बैंक कभी भी फेल जो है वो नहीं होने चाहिए उस पर्पस के लिए, राइट? और ऐसे ही ग्लोबल लेवल पर हम लोग को जो है वो G-SIBs देखने को मिलता है, राइट? ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट? ग्लोबल लेवल पर। तो हुआ ये था कि जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, बैंकिंग टर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, राइट? तो ये बेसिकली बैंक का रेशियो होता है कैपिटल टू रिस्क का। इसका मतलब ये होता है कि बैंक के पास जितना पैसा है और जो लोन है, जो बैड डेब्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है, तो बैंक जो है वो उसका एक रेशियो जो है वो निकाल कर उसका कुछ परसेंट अपने पास सिक्योर करके रखती है, जिससे कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी रिस्क आती है, तो बैंक के पास कुछ परसेंटेज पैसा हो अपने डिपॉजिटर को वापस करने के लिए। तो ये जो बासल 3 नॉर्म्स जो बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? बैंकिंग सेफगार्ड का नॉर्म्स है ग्लोबल लेवल पर, बासल 3 नॉर्म्स, राइट? तो इसने प्रिस्क्राइब किया था कि बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 8% होना चाहिए, और आरबीआई एक कदम तेज चल गई। आरबीआई ने बोला जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना पड़ेगा, और जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको 12% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो रखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि ग्लोबल लेवल पर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। हालांकि कोई भी इंडियन बैंक नहीं है जो ग्लोबल लेवल पर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हो, बट 30 ऐसे बैंक्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे कि जेपी मोर्गन, सिटी बैंक, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, राइट? बार्कलेस, BNP परिबास, राइट? तो ऐसे बैंक, गोल्डमैन शेस, राइट? तो ये सब बैंक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं जो ग्लोबल लेवल पर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब गाइस आने वाला समय तो आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो बताया जा रहा है कि सरकार ने एक टास्क फोर्स सेटअप किया है जिसके थ्रू हम लोग हमारी कंट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो प्रमोट करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने रिसेंटली स्टैब्लिश किया है एक टास्क फोर्स, और जिसके थ्रू हम एक रोड मैप जो है वो तैयार कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का। इस टास्क फोर्स का जो है वो फोकस होगा रिसर्च को बूस्ट करने से रिलेटेड, और हम हेल्प करेंगे आईटी कंपनीज और स्टार्टअप्स को, उनको एक बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया एआई प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे, रिसर्च को, इनोवेशन को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। सरकार फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराएगी, जिस फ्रेमवर्क के थ्रू फ्रीली जो है वो स्टार्टअप्स ऑपरेट कर सकेंगे, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराएंगे, गवर्नेंस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि नए नए इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो है वो हमारी कंट्री में हो सके। अच्छा, बताया ये गया है कि इंडिया के अंदर 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया की इकोनॉमी को 450 से 500 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ा देगा, और 2035 तक 967 यानी कि 1000 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो है वो पहुंचा देगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो हमारा टारगेट है कि इंडिया की जीडीपी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक लेकर जाना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें 10% कंट्रीब्यूट देता है, यानी कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो उसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जो है वो जानते ही हो। और नैस्कॉम जो है वो काम करेगा ये रोड मैप क्रिएट करने के लिए, राइट? जैसे कि क्लीन टेक, बायोटेक, स्पेस टेक, इन सब एरियाज पर काम करेगा। गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करें, यानी कि ऐसे मतलब पर्सनल ऐसे हमारी कंट्री के युवा तैयार हों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काफी आगे हों, राइट? गोल ये है कि हम लोग 1 मिलियन वर्ल्ड क्लास स्किल्ड प्रोफेशनल 2025 तक तैयार करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इंटेलिजेंट मशीन्स जो है वो डेवलप की जाती हैं, राइट? जैसे कि विजुअल परसेप्शंस,
स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, राइट। तो ये सब चीजें, और अब तो वो भी आ गया ना चैट जीपीटी, वो तो एक अलग लेवल पर जो है वो आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। बट कुछ चैलेंजेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जैसे कि स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, डेटा क्वालिटी और डेटा की अवेलेबिलिटी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, पैसा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड जो है वो बहुत पैसा मांगती है, इसमें बहुत रिसर्च होती है, फंडिंग का इशू है, एथिकल इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे प्रीवीसी से रिलेटेड, राइट। तो ये सब चीजें वगैरह, कंसर्न होता है कि डेटा की कहीं चोरी ना हो जाए। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, गवर्नेंस के लिए, राइट। सरकार ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी हम लोग को देखने को मिलती है, एक प्लान जो है वो रखा गया है सरकार के द्वारा, जिसके थ्रू एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, राइट, और अलग अलग सेक्टर में किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करना है, राइट, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमने डाला है, तो सरकार ने स्टैब्लिश किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट, जैसे कि CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में प्रमोट करने के लिए ये इंस्टीट्यूट हमने सेटअप किए हैं। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, राइट, जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें फंडिंग, मेंटरशिप और दूसरे रिसोर्सेज स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर स्किल डेवलपमेंट पर सरकार जो है वो काम कर रही है, सरकार ने काफी सारे इनिशिएटिव लेकर आई है स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। गाइस, बिजली, आप सभी लोग जानते हैं कि बिजली कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। जब बिजली गिरती है तब अलग ही जो है वो इंसान डर जाता है। कोई भी इंसान है, जैसी बिजली गिरती है, मतलब नीचे गिरती है, 2 मिनट के लिए एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ भाई, राइट। सो ये चीज जो है वो बताई जा रही है कि लाइटनिंग को, जो बिजली जो गिरती है, डिमांड ये है कि उसको एक नेचुरल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर कर दो। सो कुछ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो उन्होंने डिमांड करी है कि बिजली जो गिरती है, लाइटनिंग जो होती है, राइट, तो उसको नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करो, उसको प्राकृतिक आपदा जो है वो घोषित करो। एट प्रेजेंट जो साइक्लोन हम लोग को देखने को मिलता है, चक्रवात हो गया, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना हो गया, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप हो गया, फायर, फ्लड यानी कि फायर यानी कि आग लगना, फ्लड यानी कि बाढ़ आना, सुनामी तो आप जानते ही हैं, राइट, हेल स्टॉर्म्स वगैरह हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट, ओले वगैरह जो गिरते हैं ना, लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है, भूस्खलन जिसको हम लोग बोलते हैं, लांचेस वगैरह, हिमस्खलन खलन, क्लाउड बर्स्ट जो बादल फटते हैं जिसको बोला जाता है, पेस्ट अटैक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कीटों का हमला जिसको कहते हैं, फ्रॉस्ट जो होता है ना, फ्रॉस्ट वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, और कोल्ड वेव्स जो होती है, तो इनको ऑलरेडी डिजास्टर डिक्लेयर किया हुआ है। और ये सब डिजास्टर जो है इनको कवर किया जाता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत, जिसमें 75% फंड जो है वो सेंटर प्रोवाइड कराती है, केंद्र सरकार। अब लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की बात करें तो बिजली बेसिकली बताया जाता है कि हिली स्टेट्स की बात करें, यानी कि जो पर्टिकुलर राज्य जो है वो पहाड़ी इलाकों पे है, तो वहां पर रात में ज्यादा बिजली गिरती है और सुबह सुबह के समय पर यानी कि अर्ली मॉर्निंग के समय पर ज्यादा बिजली गिरती है। और प्लेन्स वाले एरिया पर ज्यादा बिजली गिरने के केसेस दिन के समय पर नजर आते हैं। अब बिजली गिरने के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कुछ लोग जल जाते हैं। बताया जाता है कि हर 10 में से 9 व्यक्ति तो बच जाते हैं, बट जो लोग बचते हैं उनको भी काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है, राइट, कुछ लोग एकदम से वीकनेस उनके अंदर आ जाती है, नम हो जाते हैं कुछ लोग, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिल जाती है। तो बिजली गिरना बहुत डेंजरस है। बताया जाता है कि हर साल पूरे दुनिया भर में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है बिजली गिरने के कारण। इंडिया 5 कंट्री में से एक कंट्री ऐसी है जहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम है, राइट, लाइटनिंग के लिए। हम लोग 5 दिन से लेकर 3 घंटे एडवांस में बता देते हैं कि किस किस क्षेत्र पे, किस किस हॉटस्पॉट पे बिजली गिरेगी। तो बिजली गिरने के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको तो पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। ग्राउंड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से जो है वो भरा रहता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में अट्रैक्ट जो है वो करते हैं, तो उसके कारण से ये बिजली जो है वो ग्राउंड पर आकर जो है वो गिरती है। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग बोल्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कि जो बिजली चमकती है, राइट, तो ये कॉमन फिनोमिना हम लोग को देखने को मिलता है। और बताया जाता है कि हर सेकेंड 100 से भी ज्यादा बिजली जो है वो धरती के सरफेस पर आकर गिरती है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अच्छा, बहुत बिजली का जो आप कह सकते हो कि जो पावर जो होती है बहुत ज्यादा होती है, राइट। बताया जाता है कि 2 लाख माइल्स पर आवर की स्पीड से जो है वो बिजली गिरती है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से,
राइट, बिजली जो है वो गिरती है, राइट, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे, सोचो आप। तो ये तो स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली गिरने के केसेस हम लोग को जो है वो नजर आते हैं, राइट। बिजली गिरने के केसेस मतलब बिजली गिरने के कारण डेथ होने के केसेस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। फिर महाराष्ट्र के अंदर, फिर गुजरात के अंदर, फिर बिहार, फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर 1972 से लेकर 2019 के बीच में 90,632 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी बिजली गिरने के कारण। और एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2021 रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि 40.4% डेथ जो हुई है नेचुरल डिजास्टर के कारण हुई है, जिसमें बिजली गिरना एक वजह भी जो है वो बताई जा रही है। और बिजली गिरने के कारण एग्रीकल्चर, एविएशन, पावर, कम्युनिकेशन सेक्टर सब कुछ इंपैक्ट होता है, राइट। और रूरल एरियाज, फॉरेस्ट एरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, सबसे प्रभावित होते हैं। और 96% बिजली गिरने के कारण होने वाली डेथ जो होती है वो गांव क्षेत्रों में होती है। 77% फार्मर्स की जो है वो बिजली गिरने के कारण मौत होती है, ये बात बताई जाती है। अब इंडिया के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। एक तो इसका मृत्यु दर काफी ज्यादा है, लोगों के बीच में अवेयरनेस की कमी है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है कि जो बिजली से बचा सके बिजली गिरने से, राइट। डेटा भी जो होता है बिजली गिरने से रिलेटेड वो लिमिटेड है, राइट। और क्लाइमेट चेंज के कारण तो ये केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। रिसोर्सेज की हमारे पास जो है वो कमी है, जैसे कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इस पे हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ मनी इशू, फाइनेंशियल इशू, है ना। बट कुछ सरकार के स्टेप्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमें देखने को मिलता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में सरकार ने सेटअप करी थी, वैसे ही एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड हम लोग ने बनाया हुआ है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास है। कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम काम करते हैं, लोगों को स्किल्स जो है वो डेवलप करते हैं, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हमारा है, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो डेवलप किया हुआ है हर प्रकार के डिजास्टर से बेसिकली निपटने के लिए। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कॉपरेशन हम लोग जो है वो करते हैं। हमने काफी सारे एग्रीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो साइन किए हुए हैं, राइट। और हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हो ये सकता है कि भाई लाइटनिंग, बिजली जो गिरती है उसको भी जो है वो डिजास्टर के तौर पर घोषित करो, राइट। और बेसिकली और भी ज्यादा लाइटनिंग हॉटस्पॉट, यानी किन किन क्षेत्रों में बिजली सबसे ज्यादा गिरती है उसको जो है वो लोकेट कर दो, राइट। डेटाबेस जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर करो, राइट। कम्युनिटी को ट्रेन करो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सरकार ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को इंडिया के अंदर इंप्रूव करने के लिए, और भी सरकार को जो है वो लाइटनिंग से रिलेटेड स्टेप लेने की आवश्यकता है। तो ये फैक्ट्स हैं लाइटनिंग से रिलेटेड, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वल्चर यानी कि गिद्ध, तो गिद्ध का सर्वे हुआ है, वल्चर का भी रिसेंटली सर्वे हुआ है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है कि वेयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, केरला में है, याद रखिएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अभी ये बताया जा रहा है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में वल्चर सर्वे हुआ है, गिद्धों को जो है वो देखा, मतलब पॉइंट देखकर इनको काउंट किया गया, पॉइंट काउंट मेथड के आधार पर उनका बेसिकली एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई, सर्वे बनाया गया, सर्वेक्षण हुआ है उनका। इसमें IUCN की भी जो है वो मदद ली है, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि 246 वल्चर जो है वो देखे गए हैं, जिसमें व्हाइट रम्प वल्चर्स हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स हैं, रेड हेडेड वल्चर हैं, इजिप्टियन वल्चर्स हैं, हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स हैं, और सेनीरियस वल्चर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली वल्चर्स की बात करें तो 12 प्रजातियां होती हैं जो मांसाहारी होती हैं, यानी कि गिद्ध, बड़े मांसाहारी जो पक्षी जो होते हैं ना, उनकी टोटल 22 प्रजातियां, उनमें से गिद्ध एक है, राइट। और ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया पर रहते हैं। और गार्बेज कलेक्टर इनको जो है वो कहा जाता है। आपको पता है कि वो सड़ा हुआ मांस वगैरह जो होता है, यानी कि जो भी डेड एनिमल्स वगैरह जो मर जाते हैं तो उनको ये गिद्ध आकर खाते हैं, राइट। और ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ डिजीज को जो है वो कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, क्योंकि ये गंदगी को जो है वो साफ कर देते हैं, खा जाते हैं, राइट। और इंडिया के अंदर 9 प्रजातियां वल्चर्स की हम लोग को देखने को मिलती है। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, हिमालयन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, बियर्डेड वल्चर, और फिर सेनीरियस वल्चर, यूरेशियन ग्रिफन, राइट। अब इसके अलावा बियर्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, तो इनको मतलब ये जो वल्चर्स हैं इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर शामिल किया गया है, और बाकी वल्चर को शेड्यूल 4 में शामिल किया गया है। IUCN के अकॉर्डिंग ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर्स ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और इजिप्टियन वल्चर एंडेंजर्ड में है, और यूरेशियन ग्रिफन वल्चर जो है
वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है। अब वल्चर, ये गिद्ध को किन किन चीजों से नुकसान है, तो डिक्लोफेनेक, आपने ये नाम सुना होगा, एक दवाई आती है, ये बेसिकली पशुओं को दी जाती है। तो ये वेटनरी दवाई है, NSAID, नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, दवाई है। तो ये बेसिकली जब पशुओं को दी जाती है तो उस, अब पशु मर गए, तो पशु मरे तो ये दवाई का कंटेंट जो है वो उनकी बॉडी में ही रहा, और इस मरी हुई बॉडी को जब वल्चर्स खाते हैं तो वल्चर्स की इस डिक्लोफेनेक के कारण, किडनी फेल के कारण मौत हो रही है। तो याद रखना, डिक्लोफेनेक जो है वो किन में यूज किया जा रहा है, एनिमल्स में किया जा रहा है। एनिमल्स मर रहे हैं और उन एनिमल्स को जब ये वल्चर्स खा रहे हैं तो इन वल्चर्स की भी मौत हो जा रही है, बिकॉज डिक्लोफेनेक के कारण इन वल्चर्स की किडनी फेल हो रही है। इसके अलावा अभी 2008 में जो है वो डिक्लोफेनाक को बैन कर दिया था। तो ये एक डिक्लोफेनाक के कारण जो है वो वल्चर्स की मौत हो रही है। दूसरा, पेस्टिसाइड्स के कारण वल्चर्स की जो है वो काफी ज्यादा मौत हो रही है। दूसरा, इनको जो है वो पेड़ नहीं मिल रहे जहां पर ये अपने घोंसले बना सकें। फिर इसके अलावा बिजली के तार से टकराकर, यानी कि इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण भी इनकी मौत हो रही है। इनको खाने की इनको कमी हो रही है, और इनको खाना मिल भी रहा है तो वो कंटामिनेटेड, दूषित भोजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया है एक एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025 तक का प्लान हमें देखने को मिलता है। और इस प्लान के अंदर वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, यानी कि वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए कुछ केंद्र बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर। और इसके अलावा वल्चर सेफ जोन्स भी जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं, और रेस्क्यू सेंटर भी स्टैब्लिश किया गया है पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद में, राइट। और वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर्स भी जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो उसकी देखरेख जो है वो करती है ब्रीडिंग की वल्चर्स के, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इवन वल्चर रेस्टोरेंट भी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो शुरू किया गया है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसमें लोकल विलेजर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको गिद्ध मित्र नाम दिया गया है, कि जिससे कि वल्चर्स को संरक्षित करने में लोकल विलेजर्स भी जो है वो मदद करें, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइस, एक सिप्री की रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट पर। तो बताया जा रहा है कि इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। सबसे ज्यादा मात्रा में हमने 2018 से 2022 के बीच में वेपन्स को, आर्म्स एम्यूनिशन को इंपोर्ट किया है। हालांकि हमारा ओवरऑल इंपोर्ट में ड्रॉप हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, बट फिर भी सबसे ज्यादा मात्रा में हमने वेपन्स को इंपोर्ट कराया है। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है 2018 से 2022 के पीरियड में, ऐसा सिप्री की रिपोर्ट बता रही है। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री एक लीडिंग इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फोकस करती है, जितने भी कहीं पर भी विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, शांति पर फोकस करती है, आर्म्स कंट्रोल पर फोकस करती है, और उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनाती है। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट जो है वो 11% से घटा है 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच में। 11% हमने इंपोर्ट को कम किया है। उसके बावजूद भी हम दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्टर हैं 1993 से। सबसे ज्यादा आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन्स, या मैं सिंपल शब्दों में बोलूं डिफेंस के प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा हम लोग रशिया से परचेज करते हैं। हालांकि रशिया का भी शेयर जो है वो गिरा है, क्योंकि हम आज की डेट में आत्मनिर्भर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पर काम कर रहे हैं। बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि रशिया से हम सबसे ज्यादा आर्म्स को जो है वो इंपोर्ट करते हैं। रशिया हमें सबसे ज्यादा वेपन्स जो है वो सप्लाई करता है, राइट। और 64% से 45% इसका शेयर गिर गया है। फिर फ्रांस आता है सेकंड मामले में, राइट। और फिर इजराइल आता है, थर्ड नंबर पर इजराइल है। तो इंडिया सबसे ज्यादा रशिया, फ्रांस और इजराइल से वेपन जो है वो परचेज करती है। और इंडिया जो है वो सबसे बड़ी आर्म्स इंपोर्टर है। फिर इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया इंपोर्ट कराती है वेपन्स को, राइट। हम जो है वो 45% अपने वेपन्स रशिया से लेते हैं, फिर फ्रांस से, फिर यूएसए, फिर इजराइल भी हम लोग को देखने को मिलता है इसी बीच। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है म्यांमार की, यानी कि हम म्यांमार को, हमारी नेबरिंग कंट्री को जो है वो तीसरे नंबर पर वेपन्स देते हैं। सबसे पहले रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया, यानी कि ये तीन कंट्रीज म्यांमार को टॉप लेवल पर, यानी कि रशिया, चाइना, फिर इंडिया, ये तीन कंट्रीज म्यांमार को जो है वो वेपन्स प्रोवाइड कराती है, टॉप 3 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया जो है आज की रेट में फोकस कर रही है कि हम एक्सपोर्टर बन जाएं, राइट। 2025 तक हम 22 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा एम है कि हमारा टर्नओवर होना चाहिए 22 बिलियन यूएस डॉलर के डिफेंस या आर्म्स एक्सपोर्ट का, राइट। और स्पेशली 5 बिलियन यूएस डॉलर हम एक्सपोर्ट करें और 22 बिलियन का हमारा टर्नओवर जो है वो हम कंडक्ट करें। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है।
अच्छा, इंडिया का अभी आर्म्स इंपोर्ट में डिक्लाइन क्यों आया, क्यों डिक्रीज हुआ इंडिया के आर्म इंपोर्ट में? इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो है, यानी कि खरीदारी की जो प्रोसेस है, हथियार को खरीदने की प्रोसेस वो थोड़ी सी स्लो है। और फिर आज की डेट में हम और भी पार्टनर जो है वो ढूंढ रहे हैं, राइट? तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि जिससे कि अलग अलग जगह से हम लोग वेपन्स परचेज कर सकें, राइट? और हम आज की डेट में अपने इंपोर्ट को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, हम इंडिया के अंदर ही जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं वेपन्स को, राइट? तो ये वजह है, तीन इंपॉर्टेंट वजह जिसके कारण से इंडिया का जो आर्म्स का इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अच्छा, रशिया के आर्म्स एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो 2/3 रशियन आर्म्स एक्सपोर्ट जो है वो 3 कंट्रीज को जाता है, यानी कि 2/3 रशिया का पूरा, जैसे मान के चलो कि रशिया का टोटल वेपन जो है उसका 2/3 वेपन, 2/3 वेपन जो है वो इंडिया को जाता है सबसे टॉप पर, फिर चाइना, फिर इजिप्ट को। रशिया की पोजीशन जो है वो इंडिया के मेन आर्म सप्लायर के तौर पर है, और ये अंडर प्रेशर भी है कंपटीशन के कारण दूसरी कंट्री से, और खुद ब खुद हम भी चाहते हैं कि अब धीरे से हम खुद ब खुद बनाना शुरू कर दें। और पाकिस्तान को कौन वेपन्स प्रोवाइड कराता है, तो इसके बारे में मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली चाइना, राइट? तो बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान का आर्म्स इंपोर्ट बढ़ गया है 14% 2013 से 17 और 2018 से 2022 के बीच में इसने वेपन्स को परचेज करना शुरू कर दिया है, राइट? इसके वेपन्स में बताया जाता है कि चाइना जो है वो इसको 77% इसके इंपोर्ट का प्रोवाइड कराती है, बहुत भारी मात्रा में। और फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर हालांकि आर्म इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर जो है वो डिक्रीज हो गया है 5.1% से। यूरोपियन कंट्रीज का इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, राइट? यूएसए का शेयर जो है वो ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट में बढ़ गया है, क्योंकि यूएसए जो है वो यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करा रही है लगातार, राइट? और रशिया का हालांकि जो है वो गिर गया है। अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं आर्म्स इंपोर्ट्स में? तो एक्चुअली हमारे आर्म्स इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस, यानी कि खरीदारी की प्रोसेस, वो थोड़ी सी स्लो भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। फिर हम फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हमारे पास जो है वो दिक्कत ये है कि ज्यादा सप्लायर्स जो है वो नहीं है। इंडिया आज की डेट में प्रयास कर रही है कि उसको और भी ज्यादा सप्लायर्स जो है वो मिल सके। इंडिया के अंदर ही हम वेपन्स बना रहे हैं, राइट? और टेक्नो बना तो रहे हैं, बट हमारे पास दिक्कत ये है, चैलेंज ये है, चुनौती ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्ड लेबर्स नहीं है, राइट? और हम इंपोर्ट्स को रिप्लेस जो है वो करना चाहते हैं, राइट, जल्द से जल्द। तो सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? तो सरकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके थ्रू हम एक इको सिस्टम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जिस इको सिस्टम के तहत हम मैन्युफैक्चरिंग करें, आत्मनिर्भर जो हमारा अभियान है, इंडिया को आत्मनिर्भर जो बनना है उसको हम बढ़ावा दें, और हम इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है उसको रिड्यूस करें। फिर मेक इन इंडिया हमारा प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम लोग फाइटर जेट, सबमरीन, हेलीकॉप्टर जो है वो बनाते हैं, राइट? और इवन इसमें हम लोग, बताया जा रहा है कि इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो पार्टनरशिप करे, राइट, कंट्रीब्यूट करे अपना डिफेंस सेक्टर में। फिर इसीलिए हम लोग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल भी जो है वो लेकर आए। हमने अलाउ किया कि हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है वो पार्टनरशिप करें फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, यानी कि फॉरेन की जो कंपनी है जो ओरिजिनली उस वेपन को बनाती है उसके साथ हम पार्टनरशिप करें, मतलब हमारी प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप करे, इन्वेस्टमेंट लगाए और इंडिया के अंदर जो है वो माल बनाए, यानी कि वेपन जो है वो तैयार करे, बनाए। तो ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सरकार के कुछ प्रयास जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सरकार फोकस कर रही है। आज की डेट में हम दूसरी कंट्री से बोलते हैं हमें टेक्नोलॉजी, तो हम उसका तुम्हें पैसा देंगे, और हम हमारी कंट्री में ही सामान बनना चाहिए, राइट? फिर हम आज की डेट में फोकस ये भी कर रहे हैं कि हम डिफेंस के प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट करें, हम डिफेंस इक्विपमेंट को के एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज हमसे जो है वो हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें। फिर हम एक डिफेंस इनोवेशन फंड भी लेकर आए हैं, जिसके थ्रू हम लोग नए 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 स्टार्टअप्स जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, उनको बेसिकली टारगेट कर रहे हैं कि वो कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आए, इनोवेटिव चीज लेकर आए, राइट, डिफेंस इंडस्ट्री में। फिर हम डिफेंस कॉरिडोर भी हमने बनाना जो है वो शुरू कर दिया है, राइट? एक उत्तर प्रदेश में हम लोग को देखने को मिल रहा है और दूसरा तमिलनाडु में हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रमोट की जा रही है, राइट? तो ये सब फैक्ट थोड़े से आपको पता होने चाहिए। अब सिपरी के बारे में बात करें तो सिपरी जो है वो 1966 में लाई गई थी, इसका गठन हुआ था 1966 में, और स्वीडिश पार्लियामेंट यानी कि स्वीडन की पार्लियामेंट यानी कि स्वीडन की सरकार ने जो है वो इसको बनाया था, और ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये रिसर्च कंडक्ट करती है कि वही अभी जो आप जो स्टडी पढ़ रहे हो कि किस कंट्री ने कितने वेपन्स परचेज किए, कौन सी कंट्री कितना एक्सपोर्ट करती है, कितना इंपोर्ट करती है, इससे रिलेटेड पूरा ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। इसकी एक सिपरी ईयर बुक आती है,
जिसमें पूरे दुनिया भर में कितना मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है। इसकी और भी काफी सारी रिपोर्ट्स आती है जिसमें बताया जाता है कि पूरे दुनिया भर में शांति की क्या स्थिति है, सुरक्षा की क्या स्थिति है, तो ये सब चीजें भी ये बताती है, राइट। और ये एक डेटाबेस मेंटेन करती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर का, जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है वेबसाइट पर। इवन ये सिप्री जो है ये कोलैबोरेट करती है दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, शांति और सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए। और सिप्री जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, ये बेस्ड है, यानी कि इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम का है, स्वीडन का है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब ये लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस जो है वो क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो बताया ये जा रहा है कि भूटान जो है वो 7वीं कंट्री बनने वाली है जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट से हट गई है, राइट। तो लीस्ट डेवलप कंट्री नाम से ही समझ में आ रहा है, लीस्ट डेवलप कंट्री, ऐसी कंट्री जिसको ना आप डेवलपिंग बोलोगे, ये तो लीस्ट डेवलप्ड है, यानी कि डेवलपिंग भी नहीं है, लीस्ट डेवलप, यानी कि जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये लो इनकम कंट्रीज होती हैं, राइट। यहाँ पर बड़ी बुरी स्थिति होती है इकोनॉमिक, और एनवायरमेंटल शॉक इसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। एनवायरमेंटल शॉक का मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ये संभाल नहीं पा रही है। यानी कि इस प्रकार के रिस्क जब आ जाते हैं किसी कंट्री के ऊपर, इन्फ्लेशन के, राइट, महंगाई, मुद्रास्फीति के, तो ये छोटे मोटे रिस्क भी जो है वो संभाल नहीं सकती है। वो बहुत ही पिछड़ी कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं लीस्ट डेवलप कंट्री। ये जो कंसेप्ट है लीस्ट डेवलप कंट्री का, ये ओरिजिनेट हुआ था लेट 1960s के पीरियड में, और यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन नंबर 2768 जो यूनाइटेड नेशन के अंदर पास हुआ था 1971 में, तो उसमें इसको कोडिफाई किया था लीस्ट डेवलप कंट्री को। आज की डेट में 46 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट में आती हैं। इनको हर 3 सालों में जो है वो रिव्यू किया जाता है। इनको कौन रिव्यू करती है? CDP, राइट, कमिटी फॉर डेवलपमेंट, इनको रिव्यू करती है। यानी कि एक कमिटी है, कमिटी फॉर डेवलपमेंट जो है वो बना के रखा हुआ है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, यानी कि कमिटी को कार्य सौंपा है कि ये कमिटी जो है वो लीस्ट डेवलप जो कंट्रीज जो है उनको रिव्यू करती है हर 3 साल में। ये फैक्ट आप ध्यान में रखना है। इनमें से 33 कंट्री ऐसी हैं जो अफ्रीका की हैं, 9 एशिया की हैं, और 3 पैसिफिक की, और एक कैरिबियन की कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। लीस्ट डेवलप कंट्री जो है इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी जो है वो मिलता है, क्योंकि भाई पिछड़ी कंट्रीज हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर इनको सपोर्ट किया जाता है कि कैसे इनको इकोनॉमिक अपलिफ्ट किया जाए, राइट, आर्थिक स्थिति इनकी सुधारी जाए, तो वो इस प्रकार से इनको सपोर्ट किया जाता है। फिर लीस्ट डेवलप कंट्री के आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो क्या है, कैसे लीस्ट डेवलप कंट्री को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो CDP, जैसे मैंने आपको बताया कि कमिटी ऑन डेवलपमेंट हम लोग को जो देखने को मिलती है, कमिटी फॉर डेवलपमेंट, तो इसको कार्य सौंपा है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने, राइट, कि रिव्यू करेंगे हर 3 सालों में कि किस कंट्री को जो है वो शामिल करना है लीस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट में और किस कंट्री को निकालना है। तो ये क्या देखती है, तो पहली नॉर्मल सी चीज है, उस कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है ये देखा जाता है। तो अगर किसी कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा $1230 या उससे कम है लगातार 3 सालों के पीरियड के लिए, यानी कि एवरेज 3 सालों में वहां पर लोग ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत बुरी है, $1230 से कम है या उतनी है, तो उसको जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि वहां पर ह्यूमन कैपिटल कैसा है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, राइट। तो ये सब चीजों की जांच जो है वो की जाती है। वहां पर लिटरेसी लेवल क्या है, वहां पर न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हेल्थ का स्टेटस क्या है, एजुकेशन का स्टेटस क्या है, ये सब चीजें जो है वो देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उसको लीस्ट डेवलप में रखना है या नहीं रखना है, राइट। ठीक है। और एनवायरमेंट शॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुद्रास्फीति, यानी कि हल्के फुल्के छोटे मोटे भी अगर शॉक्स हो रहे हैं तो वो कंट्री अगर नहीं संभाल पा रही है, नहीं झेल पा रही है, तो उसको लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी में रख दिया जाता है। अब कैसे निकला जाता है लीस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट से, तो जैसे कि अभी भूटान निकल रही है, तो एक कंट्री की पहली चीज तो इनकम चेक कर ली जाती है कि उस कंट्री के अंदर एटलीस्ट $1242 पर कैपिटा अगर उनका ग्रॉस नेशनल इनकम है या उससे ऊपर है, राइट। लगातार 2 ट्राइनियल रिव्यूज में, यानी कि 3 लगातार 6 सालों में हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर उस कंट्री के अंदर अच्छा मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रहा है, वहां के लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं, वहां पर लोग एजुकेटेड हैं, हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जा रहा है, साक्षरता, वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, लिटरेसी लेवल, राइट। तो ये सब चीजें जब देखी जाती है तो उसके बाद फिर उसको निकाल दिया जाता है, राइट। और फिर इसके अलावा बताया जाता है कि कंट्री जो है जो अभी लीस्ट डेवलप कंट्री के स्टेटस से बाहर आई हैं, तो 6 कंट्रीज हैं जो लीस्ट डेवलप कंट्री के स्टेटस से बाहर आई हैं। बोट्सवाना, राइट, कैबो वर्डे, मालदीव्स, समोआ, इक्वेटोरियल गिनिया, राइट, वनुआतू।
तो ये सब कंट्री जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट से जो है वो बाहर आई हैं। अब भूटान का केस वगैरह जो है वो आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। आपको बस पता होना चाहिए कि भूटान ने जो है वो भूटान को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में, मतलब मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए आपके लिए काम करेंगे। भूटान 1971 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में जो है वो शामिल हुई थी, बट पहली बार इसने 2015 में जो है वो अपना पहला मतलब रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर निकलने का फुलफिल कर दिया, फिर 2018 में फुलफिल कर दिया। अब वो 2021 में जो है वो बाहर निकलने की कैटेगरी में जो है वो आ गई है। तो 9th कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, भूटान, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट से जो है वो बाहर आ गई है। और आने वाले समय में अंगोला, बांग्लादेश, भूटान, राइट, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नेपाल, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे और सोलोमन आइलैंड, तो ये सब भी जो है वो आने वाले समय में बाहर आ सकती हैं, ये सब कंट्रीज भी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक लीस्ट डेवलप कंट्री से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी।